सादर नमस्कार मित्रों। आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई 4 पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन के बारे में। आज हम भाग 3 में कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हमने नियमित तथा अनियमित परिवर्तन के बारे में बात किया। साथ में हमने मंद और तीव्र परिवर्तन के बारे में भी बात किया और यह भी हमने बताया कि अनुकूल और प्रतिकूल परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं। हमने यह बताया कि निश्चित समय पर होने वाले लगातार होने वाले परिवर्तन नियमित परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे ऋतुओं का बदलना। उसी प्रकार वह परिवर्तन जिनका समय निश्चित नहीं होता है वे अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। तो ये सभी परिवर्तन अलग अलग समय और मौसम के अनुसार होते हैं। प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन में हमने यह बताया था कि दूध से दही का जमना एक प्रकार का अप्रत्यावर्तित परिवर्तन है। तो अब हम भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात करते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं कि एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप में जैसे हम यह कह सकते हैं कि 2 चम्मच हम नमक लेते हैं। नमक लेने के बाद उस एक बीकर में थोड़ा पानी लेकर उसमें 1 चम्मच नमक के क्रिस्टल को घोलते हैं। अब इस घोल को तब तक गर्म करते हैं जब तक कि सारा पानी भाप बनकर उड़ न जाए। तो क्या दिखाई देता है? बीकर की तली में पुनः सफेद पदार्थ दिखाई देने लगता है। यह पदार्थ नमक है। इस प्रयोग में जल जो है वह घुलने का काम करता है, जो हम विलायक कहते हैं, अर्थात जल विलायक की भूमिका अदा करता है, जिसमें नमक मूल स्वरूप लुप्त हो गया। जल के वाष्पन द्वारा जल को हटाने पर नमक चूर्ण के रूप में प्राप्त होता है। इस क्रिया में नमक क्रिस्टलीय रूप से चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो रहा है। एक चीनी मिट्टी की प्याली में मोम का एक ठोस टुकड़ा भी हम ले सकते हैं और उसको हम पिघलाते हैं। ठोस मोम द्रव में बदल जाती है। अब प्याली को ज्वाला से हटाकर कुछ देर रख देते हैं तो क्या देखते हैं कि पुनः जो मोम होता है वह ठोस अवस्था में बदल जाता है। तो ये सभी जो 2 प्रकार के उदाहरण है या क्रियाकलाप है, ये इस परिवर्तन के कारण हटाने पर पुनः मूल पदार्थों में बदल जाना, यह एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि इससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन उसका मूल रूप परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार ऐसे कई चीजें हैं, जैसे यदि हम चीनी को जल में घोल दें और घोल करके पुनः हम उसे जब वाष्पित करते हैं तो चीनी का जो क्रिस्टल होता है वह तलहटी में जम जाता है। तो ये सभी जो परिवर्तन होते हैं, इसमें पदार्थ जो होता है परिवर्तन के बाद पुनः अपने मूल रूप में वापस आ जाता है। तो इस प्रकार का परिवर्तन जो है वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का मूल रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्य जो पदार्थ होता है वह पूर्व स्थिति में पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार मोमबत्ती यदि हम जलाते हैं तो क्या देखते हैं कि मोमबत्ती जल तो जाती है और उसके बाद पुनः मोमबत्ती का जो नीचे मोम होता है वह पुनः जम जाता है। ये सभी जो होता है यह भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो हम यह कह सकते हैं कि ये सभी परिवर्तन जो मूल रूप में पुनः अपनी अवस्था में वापस आ जाते हैं वे भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि धूप बत्ती को भी जलाते हैं तो क्या देखते हैं कि वह पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में वापस नहीं आ जाता। यदि हम लकड़ी के टुकड़े को जलाएं तो क्या देखते हैं कि लकड़ी के टुकड़ा जल जाने पर राख बन जाता है। इससे एक नया पदार्थ बन जाता है। इसके गुण लकड़ी के टुकड़े से भिन्न है।
यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो यदि हम भौतिक परिवर्तन के परिभाषा की बात करें, तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप तो बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, यह भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम रासायनिक परिवर्तन की बात करें, जैसे मोमबत्ती का जलना या लकड़ी के टुकड़े का जलना, जैसे लकड़ी का टुकड़ा पुनः जलकर राख बन जाता है, उसी प्रकार इसका जो गुण होता है, राख का जो गुण होता है वह लकड़ी के गुण से भिन्न होता है। यह जो परिवर्तन होता है यह रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। मोमबत्ती का जलना भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में जो भी पदार्थ होगा, रासायनिक क्रिया के बाद वह पुनः अपने मूल अवस्था में नहीं आ पाता है। तो ऐसे परिवर्तन जो होते हैं वह रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जो रासायनिक परिवर्तन है वह रासायनिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पूर्व पदार्थों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो यह रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा है। तो हम कह सकते हैं कि जो परिवर्तन है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये दो प्रकार के परिवर्तन है। अब हम बात करते हैं आगे प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन के बारे में। प्राकृतिक परिवर्तन और कृत्रिम परिवर्तन भी, प्राकृतिक परिवर्तन की बात करें तो हम अक्सर देखते हैं कि मौसम तथा जलवायु में परिवर्तन जो होते हैं उससे हम सभी लोग परिचित हैं। इसी प्रकार प्रकृति में कुछ परिवर्तन स्वतः होते हैं, जैसे दिन रात का होना, वर्षा, आंधी, तूफान। ये सब जो परिवर्तन होते हैं, यह जो होते हैं वह प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं, जैसे बाढ़ आना या सूखा पड़ना, या भी ऐसे कई ऐसे परिवर्तन, दिन रात का होना, मौसम का बदलना, बादल का आना, वर्षा का होना, ज्वालामुखी का फटना, मौसम एकाएक परिवर्तन हो जाना, भूकंप का आना, ज्वार भाटा आना, आंधी तूफान, बाढ़, सूखा पड़ना आदि जो परिवर्तन होते हैं वह प्राकृतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। ये सभी परिवर्तन मानव द्वारा निर्मित नहीं होते, इसलिए इसे हम प्राकृतिक परिवर्तन की संज्ञा देते हैं। जैसे एकाएक बाढ़ आ जाना भी एक प्रकार का प्राकृतिक परिवर्तन है, या पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड होना जिसे हम भूस्खलन कहते हैं। भूकंप का आना भी एक प्रकार का प्राकृतिक परिवर्तन है। सुनामी आना या आंधी तूफान आना भी एक प्रकार का प्राकृतिक परिवर्तन है। भूकंप का आना जिससे बहुत सारे जान माल का नुकसान होता है, यह भी एक प्रकार का प्राकृतिक परिवर्तन है। ज्वालामुखी का फटना भी एक प्रकार का प्राकृतिक परिवर्तन के अंतर्गत हम इन्हें मानते हैं। तो प्राकृतिक परिवर्तन जो होते हैं वह मानव द्वारा निर्मित नहीं होते, वह हमेशा प्रकृति द्वारा ही निर्धारित होते हैं और प्रकृति द्वारा ही इनके मौसम को बदला जा सकता है। जैसे सूखा, लगातार बारिश न होने पर धरती फट जाती है और फसलों का बहुत नुकसान होता है या फसलें नहीं हो पाती हैं, जिससे किसानों को बहुत अधिक नुकसान होता है। तो सूखा होना भी एक प्रकार का प्राकृतिक परिवर्तन है जो बहुत सारे जान माल के नुकसान का कारण होता है। तो ये सब प्राकृतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं कृत्रिम परिवर्तन की। हमने बढ़ई को लकड़ी, मेज और भी कई फैक्ट्रियों में सामान बनाते हुए हमने देखा है, या हमने कुर्सी तख्त भी बनाते हुए हमने देखा है। मिट्टी, सीमेंट, ईंट से घर का बनना भी हमने देखा है। इसी प्रकार ऐसे कई सारे काम होते हैं जो मनुष्य द्वारा किए जाते हैं, वह ये सब मानवकृत या कृत्रिम परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। जैसे दूध से दही और क्रीम बनाना भी एक प्रकार का कृत्रिम परिवर्तन है, या बढ़ई द्वारा कुर्सी मेज बनाना, पलंग बनाना, सोफा बनाना, ये सब जो है वह कृत्रिम परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो ये सभी परिवर्तन कृत्रिम परिवर्तन कहलाते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मनुष्य द्वारा
जो परिवर्तन स्वयं किया जाता है या मनुष्य के द्वारा किया जाता है, उसे हम कृत्रिम परिवर्तन कहते हैं। तो प्राकृतिक परिवर्तन मानव द्वारा निर्मित नहीं होते, जबकि कृत्रिम परिवर्तन मानव द्वारा किए गए परिवर्तन के कारण ही होते हैं। आजकल जो हम प्रदूषण देखते हैं, चाहे वह जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो या रेडियोधर्मी प्रदूषण या किसी प्रकार का प्रदूषण हो, ये सब मानव निर्मित प्रदूषण के कारण मानव निर्मित प्रदूषण या मानव निर्मित परिवर्तन ही है, जो हमारे पर्यावरण को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमारे भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये परिवर्तन, प्राकृतिक और कृत्रिम परिवर्तन, दो तरह के होते हैं। इसी प्रकार नियंत्रित और अनियंत्रित परिवर्तन भी होते हैं। तो नियंत्रित परिवर्तन, अनियंत्रित परिवर्तन की बात हम आगे करेंगे। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले चौथे भाग में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।